मैक्सवेल ने क्या क्या काम किया उसको देखेंगे। तो मेरे बदमाश बच्चों, चलो देखते हैं क्या क्या होता है। तो वी विल डिस्कस अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, देयर प्रॉपर्टीज़ एंड द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ऑल्सो देयर प्रैक्टिकल यूजेस इन आवर डे टू डे लाइफ। हमारे रोज़मर्रा के जीवन में क्या क्या इसके उपयोग हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे, उनके उपयोग हमारे जीवन में क्या क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे। और वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन कम्युनिकेशन, साथ ही साथ कम्युनिकेशन में आजकल जैसे कि हमारी जो इन्फॉर्मेशन है, जो भी है चीज़ें वो आप तक पहुंच रही है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के कम्युनिकेशन के द्वारा, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का हम इस्तेमाल करके आप तक ये सारी चीज़ें पहुंच रही हैं उसी, तो इसके बारे में भी देखेंगे। सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर, कुछ और भी हैं। तो वी आर एबल टू सी एवरीथिंग अराउंड अस बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो ज़रा देखें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की वजह से ही जो है हम चीज़ों को देख पाते हैं। तो आगे आप धीरे धीरे पढ़ेंगे तो आप जानेंगे कि कैसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की वजह से ही देख पाते हैं, कैसे नहीं देख पाते हैं। दूसरा, इट हेल्प्स इन एयरक्राफ्ट नेविगेशन and help the pilot for the smooth takeoff and landing of aeroplanes. It also helps to calculate the speed of the aeroplane. दूसरी बात ये कि जो एरोक्राफ्ट्स वगैरह होते हैं, एरोप्लेन्स वगैरह होते हैं, तो उसके नेविगेशन में, फिर लैंडिंग में, टेक ऑफ करने में, उसको यानी उड़ाने में, फिर नीचे उतारने में, जो भी है इसका इस्तेमाल हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का ही यूज करते हैं। और बातें हैं कि इन रेडियो एंड टेलीविज़न ब्रॉडकास्टिंग सिग्नल्स, दीज सिग्नल्स आर ट्रांसमिटेड बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। रेडियो और टेलीविज़न के जो सिग्नल्स होते हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के द्वारा ही भेजे जाते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हेल्प्स इन द, यानी कि तीसरी बात ये हो गई कि रेडियो टेलीविज़न में भी जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का हम इस्तेमाल करते हैं, राइट। और आगे है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग द स्पीड ऑफ पासिंग व्हीकल्स। जो व्हीकल्स है पास कर रही हैं तो कितने स्पीड से जा रही हैं, तो स्पीड जो है कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग उनको देख करके। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के हिसाब से ही हम यूज़ करते हैं। साथ ही साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर यूज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेस लाइक टीवी, रिमोट, कार्स, एलईडी टीवी, माइक्रोवेव्स, ओवन्स एट्सेट्रा। तो और भी जैसे हैं, जैसे टीवी है, रिमोट हमारा है, या रिमोट कार के रिमोट है, एलईडी टीवी है, माइक्रोवेव ओवन्स है, इन सब में भी जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का इस्तेमाल होता है। और साथ ही साथ वॉइस ट्रांसमिशन इज़ इन मोबाइल फ़ोन्स इज़ पॉसिबल बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की वजह से ही जो है आवाज़ एक दूसरे तक पहुंचती है। और तो इसी पर हम बात करेंगे। तो इसको जो है मैक्सवेल साहब ने, क्लार्क मैक्सवेल ने इसके बारे में बात करी, कुछ एक्सपेरिमेंट करा उन्होंने कहा कि ज़रा मैक्सवेल की थोड़ा सा थियरी पे बात करें कि मैक्सवेल प्रपोज दैट द टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड कैन जनरेट मैग्नेटिक फील्ड। टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगी। तो सबसे जो इम्पॉर्टेंट है वो ये ज़रा देखें, तो वो था कि इनकंसिस्टेंसी इन द एम्पियर सर्किटल लॉ। एम्पियर सर्किटल लॉ में क्या क्या इनकंसिस्टेंसी थी, तो वही पढ़ेंगे हम लोग। तो इस चैप्टर में इनकंसिस्टेंसी इन एम्पियर सर्किटल लॉ, जो एम्पियर्स के सर्किटल लॉ था उसमें क्या कमी थी, क्या इनकंसिस्टेंस था, क्या वो हर जगह अप्लाई हो सकता था, तो हर जगह अप्लाई नहीं हो पा रहा था। तो उसको देखे कहाँ पे था कि अब वो अप्लाई हो रहा था और कहाँ पे अप्लाई नहीं हो पा रहा था, उसी पे बात करेंगे हम लोग, कहाँ इनकंसिस्टेंसी हो रही थी। तो वी आर गोइंग टू कंसिडर ए कैपेसिटर बीइंग चार्ज्ड। तो वी कंसिडर अ कैपेसिटर बीइंग चार्ज्ड। एक कैपेसिटर है जो चार्ज हो रहा है, राइट। इसी पर हम बात करते हैं। तो कैपेसिटर को चार्ज करना है
तो ज़रा एक कैपेसिटर हम देख लेते हैं। अब मान लेते हैं कि ये हमारा कैपेसिटर है, इसके पॉजिटिव प्लेट इधर, ये नेगेटिव प्लेट। कैपेसिटर चार्ज हो रहा है, चार्जिंग इसे कर रहे हैं हम, बैटरी से कनेक्ट किया हुआ है कैपेसिटर को। तो अब इसके चार्जिंग पे ध्यान देते हैं, तो हम एम्पेयर सर्किट लॉ को अप्लाई करेंगे यहाँ। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं, एक प्लेन ड्रॉ करते हैं जो सर्कुलर है, और ये प्लेन जो है इसके क्या है, जो यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है, जो वायर है उसके परपेंडिकुलर है। जो करंट फ्लो हो रहा है उसके क्या है, परपेंडिकुलर है, राइट। यहाँ पे देखें, ये करंट हमारा, मान लेते हैं यहाँ पे करंट जो है आईसी है, करंट को हम आईसी रखेंगे। क्या नाम रखेंगे, आईसी, एक्चुअली कंडक्शन करंट, यानी कि जो वायर में करंट फ्लो हो रही है उसको हम क्या बोलेंगे, कंडक्शन करंट। तो यहाँ भी कंडक्शन करंट वही आईसी ही फ्लो हो रही होगी, राइट। अब ज़रा देख लेते हैं, इस यहाँ पे जो करंट फ्लो हो रही है आईसी कंडक्शन करंट, इसके कारण क्या होगा, एक मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होगा। जो वायर सर्कुलर है, तो आप जानते हो कि मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होती है, वो सर्कुलर ही होती है। तो अगर मैं इसका वायर का छोटा सा पार्ट एक डीएल ले लूँ, तो ये डीएल यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, इस प्लेस पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी उसी के क्या होगी, बिल्कुल यहाँ पे ज़रा देखें, तो यहाँ पर जो अगर छोटा सा एलिमेंट हम डीएल ले लें, तो मैग्नेटिक फील्ड भी उसी डायरेक्शन में होगी जिधर डीएल होगा, राइट। यानी कि डीएल और मैग्नेटिक फील्ड दोनों सेम होगा। तो वी अप्लाई एम्पेयर सर्किट लॉ। मान लेते हैं ये पॉइंट ए है, तो एट पॉइंट ए अप्लाइज एम्पेयर सर्किट लॉ, यानी कि यूजिंग एम्पेयर सर्किट लॉ, एम्पेयर्स सर्किट लॉ। एम्पेयर सर्किट लॉ को अप्लाई करें तो हमें क्या मिल जाएगा, एम्पेयर सर्किट लॉ कहता है कि इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल, क्लोज इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल इज इक्वल टू होता म्यू नॉट ऑफ द टोटल करंट इनसाइड द कर्व के अंदर जो करंट है वो टोटल करंट आईसी है, क्योंकि उस कर्व में हमने देखा था करंट कितना था, आईसी करंट फ्लो हो रहा था। तो इस तरह से ये हो गया। अब देखें तो बी ये हम इसे कह सकते हैं कि इंटीग्रेशन बी डी एल कास थीटा, और थीटा कितना है यहाँ पे 0 डिग्री है, क्योंकि हमने कहा था ना सेम डायरेक्शन में, बी और डी एल दोनों मैग्नेटिक फील्ड और डी एल जो दोनों सेम डायरेक्शन में है। तो बी डी एल कास 0 इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई सी, राइट, कंडक्शन करेंट। आई माने आई सी एम माने तो ज़्यादा बेहतर होगा, आई सी कंडक्शन करंट। तो बी कांस्टेंट है यहाँ पे, कास 0 की वैल्यू 1 होगी, तो डी एल का इंटीग्रेशन एल हो जाएगा। तो देखें ये हो गया इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई आर, जो एल होगा एक्चुअली सर्कुलर पार्ट है, तो ये हो जाएगा बी डी एल इज इक्वल टू कास 0 की वैल्यू 1 हो गई, तो इसलिए उसको नहीं लिखा, म्यू नॉट इंटू आई सी, राइट। अब बी कांस्टेंट बाहर आ गया और डी एल का क्या हो जाता है एल, और ये कहाँ से है 0 to 2 पाई आर इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई सी, राइट। अब लिमिट रखेंगे तो अपर लिमिट 2 पाई आर माइनस 0 हो जाएगा, तो लिमिट रख देते हैं, तो बी और ये हो जाएगा 2 पाई आर माइनस 0 इक्वल टू म्यू नॉट, यानी कि म्यू 0 इंटू आई सी, राइट। अब ऐसे केस में देखें तो ये हो गया हमारा बी इंटू 2 पाई आर इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई सी, राइट। तो अब इस b की वैल्यू हमें निकालनी है, तो 2 पाई आर को उधर करूँगा तो अपान में हो जाएगा, उधर डिवाइड हो जाएगा जा करके। सो 10 हमें b इज़ इक्वल टू मिल गया म्यू नॉट आई सी अपान 2 पाई आर। तो ये मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ गई पॉइंट ए पर। नाउ वी कंसिडर अ सरफेस
in the shape of a open lid टिफ़िन बॉक्स। एक टिफ़िन बॉक्स के जैसा जो है हम ओपन लिड, जिसका ढक्कन खुला हुआ, उस तरह का एक सरफेस कंसिडर करते हैं। तो सरफेस कंसिडर करेंगे तो हम फिगर बना लेते हैं। ये हमारा था कैपेसिटर, जिसकी ये पॉजिटिव प्लेट और ये इधर नेगेटिव प्लेट, और ये बैटरी से कनेक्ट था क्योंकि अभी चार्ज हो रहा था, ये चार्जिंग के प्रोसेस में था ये, राइट। तो अब यहाँ पे हमने देखा था, हमने लिया था ये हमारा सर्कुलर पॉड था। अब इसी का हमने क्या किया है, टिफ़िन बॉक्स जैसा बनाएंगे। बना लेते हैं। ये वाला हिस्सा जो है टिफ़िन बॉक्स का ये वाला हिस्सा जो है, ये सरफेस को टच कर रहा है यहाँ पे, यानी प्लेट को टच करते हुए है, समझ लीजिए। ये वाला हिस्सा इससे जोड़ देंगे। ये हमारा पहले रेडियस R वाला था, ये हमारा टिफ़िन बॉक्स है। अब इस पर मान लेते हैं ये पॉइंट A, ये पॉइंट B और ये पॉइंट C। अब एट पॉइंट B पॉइंट पर जो है हम कैलकुलेट करते हैं। एट पॉइंट B यूजिंग एम्पियर सर्किटल लॉ, तो एम्पियर सर्किटल लॉ का यूज़ करिए, हाँ, एम्पियर सर्किटल लॉ को हम यूज़ करते हैं। तो हम देखेंगे इंटीग्रेशन B.dl इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट इंटू 0, क्योंकि उस पॉइंट पर ज़रा देखें, यहाँ पे देखें तो यहाँ पे जो है इस वाले पार्ट पे, तो यहाँ पे करंट फ्लो नहीं हो रही है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जब करंट फ्लो नहीं हो रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ करंट 0 हो गया, तो यानी कि B इज इक्वल टू यहाँ पर क्या आ जाएगा, सब कुछ कैलकुलेट करूँगा तो यहाँ 0 है राइट वाला पार्ट, तो B कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब पॉइंट C पर देखते हैं। एट पॉइंट C अब कर लेते हैं। एट पॉइंट C we use apply एम्पियर सर्किटल लॉ, we apply एम्पियर सर्किटल लॉ। तो फिर से C पर एम्पियर सर्किटल लॉ लगाएं। एम्पियर सर्किटल लॉ लगाते हैं तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन B.dl इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू 0। यहाँ भी करंट कुछ भी नहीं है तो यहाँ भी क्या हो जाएगा 0। तो फिर से B इक्वल टू कितने आ गया 0। तो हमने देखा कि एक्चुअली एक ही सरफेस का जो पॉइंट है, तो एक ही पॉइंट पर हम देख रहे हैं कि वी सी दैट कैलकुलेटिंग द मैग्नेटिक फील्ड, we see that when calculating the magnetic field at a point in different ways. In one way, it is B is equal to mu naught IC upon 2 pi r, and when calculating in other ways, when we calculate in other ways, other way, it is, we find
सिंपली लिख दिया वी फाइंड b इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू कितना मिल गया, 0 मिल गया। तो अब हम देख रहे हैं कि एक ही पॉइंट पर जो है एक तरह से कैलकुलेट किया तो वहाँ पे कुछ मैग्नेटिक फील्ड आया, यानी डिफरेंट मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है। इसका मतलब कि देयर इज सम, इट मीन्स दैट या इट इम्प्लाइज दैट, there is some inconsistency, in Ampere circuital law. एम्पियर सर्किटल लॉ में कुछ इनकन्सिस्टेंसी है, राइट। एम्पियर सर्किटल लॉ में क्या है, कुछ इनकन्सिस्टेंसी है। तो क्या क्या इनकन्सिस्टेंसी है उसके बारे में देखें। तो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट आया यानी एम्पियर सर्किटल लॉ को, तो अब यहाँ से एक कॉन्सेप्ट दिया उन्होंने कि ये जो इनकन्सिस्टेंसी है यानी कि ये जो कमी है बोथ ही डिस्प्लेसमेंट करंट, तो उसके बारे में शुरुआत करते हैं। तो हेडिंग डाल देते हैं हम डिस्प्लेसमेंट करंट। कौन सी करंट, डिस्प्लेसमेंट करंट। तो यहाँ से डिस्प्लेसमेंट करंट आ जाएगा तो जाकर के दूर होगा, यानी एम्पियर सर्किटल लॉ को दूर करने के लिए, इनकन्सिस्टेंसी को दूर करने के लिए डिस्प्लेसमेंट करंट को इंट्रोड्यूस करना पड़ा। तो मैक्सवेल ने बताया कि मैक्सवेल टोल्ड दैट the space where no conduction current flows, जहाँ पे कंडक्शन करंट फ्लो नहीं करता है उस प्लेस पे देखा जाए, द स्पेस वेयर नो कंडक्शन करंट फ्लोज बट ए टाइम वेरिंग magnetic field is there, then there will be a current due to this टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। ये जो टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है इसके कारण जो है एक करंट होगा, देन देयर विल बी अ करंट ड्यू टू दिस टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। इस इलेक्ट्रिक फील्ड, टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण एक क्या होगा, करंट होगा। दिस करंट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट करंट। दिस करंट is known as डिस्प्लेसमेंट करंट। इस करंट को हम लोग क्या बोलेंगे, कौन सी करंट, डिस्प्लेसमेंट करंट बोलेंगे, राइट। तो ये डिस्प्लेसमेंट करंट हो गई। अब डिस्प्लेसमेंट करंट क्या डिफिनीशन होगा। उन्होंने कहा कि जहाँ पे कंडक्शन करंट नहीं फ्लो हो रही है लेकिन टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड अगर फ्लो हो रही है तो इसका मतलब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है एक करंट को प्रोड्यूस करेगी और उस करंट का नाम होगा क्या, डिस्प्लेसमेंट करंट। तो जैसे कि हमने देखा कि बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, जब ये चार्ज हो रहा था तो कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में जो है यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है प्रोड्यूस हो रही थी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ, राइट। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड चूँकि टाइम वेरिंग की होगा, चेंजिंग, वेरिंग का मतलब क्या होगा, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। क्यों, क्योंकि ये जो कैपेसिटर हमारा है, कैपेसिटर हमारा चार्ज हो रहा था, तो यानी कि पहले चार्ज कुछ रहा होगा, बाद में इस पर कुछ चार्ज और आ गया होगा, राइट। तो इस तरह से ये चार्ज हो रहा था, तो जब चार्जिंग के दौरान इस पर चार्ज मान लेते हैं, पहले यहाँ चार्ज Q1 था, फिर बाद में बढ़ करके Q2 हो जाएगा, कुछ और, यानी थोड़ा बहुत बढ़ता चला जाएगा, चार्जिंग हो रहा है तो बढ़ता हुआ चला जाएगा चार्ज। तो चार्ज बढ़ेगा, अगर चार्ज बढ़ेगा तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर, राइट।
इनके बीच में। तो यहाँ पे तो करंट नहीं है, कंडक्शन करंट है नहीं, कंडक्शन करंट तो बस यहीं से यहाँ तक है, यहीं से यहीं तक है करंट। तो यहाँ के बाद तो करंट नहीं है, तो यहाँ पे इस स्पेस पर कोई करंट नहीं है। तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे करंट है और वो करंट का नाम रखा डिस्प्लेसमेंट करंट, ठीक है ना। यानी कि द स्पेस वेयर नो करंट, नो conduction current flows but time varying electric field is there, then there will be a current at that space and that current is called displacement current। यानी कि इस जगह पे जहाँ पे कंडक्शन करंट नहीं है उस जगह पर अगर टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इस टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण ही जो है, इस टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो है एक करंट होगा। इस करंट को ही हम लोग कहते हैं क्या, कंडक्शन करंट। तो देखिए कंडक्शन करंट के डेरिवेशन, तो अगर हम देखें तो वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड between plates of capacitor, between plates of capacitor, कैपेसिटर के बीच में जो प्लेट्स होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू हो जाएगा V बाई डी के, वेयर V इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स और D के है जो सेपरेशन गैप बिटवीन द प्लेट्स। यानी कि जहाँ पे ज़रा देखा जाए, वेयर V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स, दोनों प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, राइट। और पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स, और साथ ही साथ अगर देखा जाए डी क्या था, डी डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स या सेपरेशन गैप बिटवीन प्लेट्स, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स, यानी दोनों प्लेट्स के बीच में जो कैपेसिटर था, कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में डिफरेंस। तो ज़रा देखा जाए, एक बार बना के भी हम दिखा देते हैं। तो दोनों प्लेट के बीच में मान लेते हैं यहाँ पे जो डिस्टेंस था वो कितना था, डी। तो ये डी हो गया, और इन दोनों प्लेट्स के यहाँ, ठीक है ना, मान लेते हैं यहाँ V1 पोटेंशियल या V2 पोटेंशियल। तो जो दोनों के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा मान लेते हैं हम V है, ठीक है ना। दोनों प्लेट के बीच, ये पॉजिटिव प्लेट नेगेटिव प्लेट, दोनों प्लेट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V है। तो इस तरह से हमें क्या मिला, E इज इक्वल टू V बाई टी। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे जो होगी, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ये E, उसकी वैल्यू कितनी होगी, V बाई डी, राइट। अब चलते हैं ज़रा देखते हैं कैपेसिटर का कैपेसिटेंस। वी नो दैट कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, ठीक है ना। इसको इक्वेशन नंबर आप 1 मान लीजिए। तो वी नो दैट कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, कैपेसिटेंस